हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सीपीसी के ऑर्डर 3 की चर्चा करेंगे और इस लेक्चर को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रिपेयर किया है। एक स्टूडेंट अपने टीचर से सवाल पूछता है और टीचर उन सवालों के जवाब देता है। ये इस फॉर्म को मैंने इसलिए यूज किया ताकि ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ऑर्डर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑर्डर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पूरी सीपीसी को सीक्वेंस में याद करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर 3 में क्या दिया हुआ है। ऑर्डर 3 2-3 बातों के बारे में बात करता है कि कोर्ट में कौन व्यक्ति अपीयर हो सकता है, अपनी प्रेजेंस कौन व्यक्ति दे सकता है। जैसे पार्टियां होती हैं, एक सिविल सूट में एक प्लेंटिफ होता है और एक पार्टी डिफेंडेंट होती है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्या वे अपना वकील अपॉइंट कर सकते हैं या अपनी तरफ से कोई एजेंट को एथोराइज कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में ये सीपीसी का ऑर्डर नंबर 3 बात करता है। तो चलिए हम इसको बातचीत के थ्रू शुरू करते हैं। स्टूडेंट सवाल पूछता है, अपने सर को बोलता है, सर एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। सर मैंने कोर्ट में एक मुकदमा पेश किया है, क्या मैं अपनी पैरवी खुद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कौन मना करता है। सीपीसी के ऑर्डर 3 रूल 1 में इसके बारे में प्रोविजन किए हुए हैं कि कोई भी पार्टी अपने मुकदमे के लिए कोर्ट में अपीयर हो सकती है, मतलब पेश हो सकती है, अपनी उपस्थिति वहाँ दे सकती है। वो एप्लीकेशन भी पेश कर सकती है और कोई एक्ट कर सकती है। मतलब जैसे कोई भी काम, जैसे बहस करना, कोई तलवाने पेश करना, समन पेश करना, तो वो सारे काम वो पार्टी खुद कर सकती है। वो पार्टी चाहे तो कोई भी प्लीडर यानी वकील की सेवा ले सकती है। और वकील की सेवा इसलिए ली जाती है क्योंकि वे लोग कानून के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और पार्टीज़, हर तरह की पार्टीज़ कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। तो वो अनपढ़ भी हो सकती है, कोई किसान भी हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है। तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कानून की बारीकियों को समझते होंगे। तो जब वो व्यक्ति कानून की बारीकियों को नहीं समझता तो फिर वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी ढंग से नहीं रख पाता। तो इसलिए वकील की सेवा ली जाती है। रूल 3 में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपीयर होना यानी कोर्ट में अपनी प्रेजेंस देना, दूसरा वहाँ एप्लीकेशन पेश करना और तीसरा कोई एक्ट करना। एक्ट का मतलब कोई भी किसी भी तरह का काम जो कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ने के लिए करना पड़ता है, वो एक्ट होता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है, अपीयर होना, एप्लीकेशन और एक्ट करना। और इसमें पार्टी और प्लीडर की बात की गई है, यानी कोई भी पार्टी अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में खुद पेश हो सकती है या फिर वो अपना प्लीडर भी यानी अपना वकील अपॉइंट कर सकती है। सर मेरी तरफ से क्या मेरा कोई बेटा या मेरा कोई एजेंट कोर्ट जा सकता है? क्योंकि मैं विदेश रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, कोर्ट में रोज़ रोज़ नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तुम उसे अपना पावर ऑफ अटर्नी बना सकते हो या तुम उसे अपना एथोराइज एजेंट घोषित कर सकते हो। जब वो तुम्हारा एथोराइज एजेंट बन जाता है तो वो तुम्हारी तरफ से कोर्ट में पैरवी कर सकता है। जो सीपीसी का रूल 2 है वो 2 बातें कहता है। एक तो ये कि वो व्यक्ति आपका एथोराइज एजेंट होना चाहिए। और एथोराइज एजेंट कौन हो सकता है, उसके लिए आपको उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आपको बनाना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के लिए एक अलग से कानून होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से कोई काम करने के लिए किसी को एथोराइज कर सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी उस पार्टी के नाम से कहीं पर बिजनेस कर रहा है और वो पार्टी उस शहर में नहीं रहती, तो फिर वो अपनी तरफ से वो जो व्यक्ति जो उसकी तरफ से कोई ट्रेड चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो उसको अपना एथोराइज एजेंट घोषित कर सकती है। और जब वो अपनी तरफ से उस व्यक्ति को एथोराइज एजेंट घोषित कर सकती है तो फिर वो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर भी हो सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है और उसकी तरफ से एप्लीकेशन पर साइन कर सकता है, यानी उसकी तरफ से कोई भी एक्ट कर सकता है। और एक्ट में किसी एप्लीकेशन पर साइन करना, बहस करना, कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश करना, ये सारी बातें उसमें
आती हैं। तो ये सीपीसी के इस रूल में दी हुई है, रूल नंबर 2 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरी एक कंपनी है और हमने अजमेर में, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि अजमेर में उसका ब्रांच ऑफिस बना रखा है। कंपनी पर किसी ने मुकदमा कर दिया, क्या मेरा ब्रांच मैनेजर कोर्ट में पैरवी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यदि तुमने ब्रांच मैनेजर को कंपनी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट नियुक्त कर दिया है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से हमारा ये मतलब है कि हमने अपनी तरफ से उसको पैरवी करने के लिए अथोराइज कर दिया है और कोर्ट को इस बारे में सूचना भी दे दी है कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से पैरवी करेगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में आप ये न कह सको कि ये व्यक्ति तो हमारी तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत ही नहीं था, ये हमारी तरफ से वाद पेश नहीं कर सकता था, ये हमारी तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं कर सकता था, ये हमारी तरफ से एप्लीकेशन पेश नहीं कर सकता था। तो आप बाद में ये बचाव कोर्ट से नहीं ले सकते, तो आप अपनी जिम्मेदारी उसमें रहेगी। तो इस तरह आप अपना एजेंट उसको घोषित करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात और बताइए, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, मैंने मान लो किसी को मेरा एथोराइज एजेंट के तौर पर उसको मैंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बना दिया, मतलब अपनी पावर उसको मैंने डेलीगेट कर दी, और इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी एक लिखित में मुझे लिखनी होती है। तो मैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मैंने उसको बना दिया, उससे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के जरिए। तो अब वो व्यक्ति क्या मेरी तरफ से कोर्ट में एविडेंस दे सकता है? मेरा ये प्रश्न है। हाँ ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कोर्ट में एविडेंस तो दे सकता है, लेकिन वो पार्टी की जगह नहीं ले सकता। यानी वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसको हम ये नहीं मान सकते कि उसको सारी बातों का ज्ञान होगा। वो अपने लेवल तक ही एविडेंस दे सकता है। इसलिए कोर्टों का ये कहना है कि जो नॉलेज, जिन पर्सनल बातों का नॉलेज उस पक्षकार को होता है, उस पार्टी को होता है, वो पर्सनल बातें तो कोर्ट में वो पार्टी ही आकर बता सकती है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया, केशानी हनुमान सूद वर्सेज अंजुम जहां, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट सिविल 153। AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट सिविल 153। ये केशानी हनुमान का केस था। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर इसको डिसाइड किया है कि कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पार्टी के जो पर्सनल नॉलेज की बातें हैं उनको बताने के लिए अधिकृत नहीं माना जा सकता, और उन बातों को बताने के लिए तो पार्टी ही कोर्ट में एविडेंस देने आएगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी की जगह पर वो पक्षकार, वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एविडेंस देने के लिए अधिकृत नहीं माना जा सकता। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी दावे में, किसी सूट में कोई पार्टी एविडेंस देने नहीं आती है और केवल उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ही एविडेंस देता है। तो कोर्ट ये मान सकती है कि कुछ बातों को उस पार्टी की तरफ से साबित नहीं किया गया है, कोर्ट ये मान सकती है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये बात है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है कि मान लीजिए जो प्रतिवादी है उस पर सर्विस की किसी तरह मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मेरे जो एडवोकेट हैं वो उस पर तामील करवाई जा सकती है? तुम्हारा, देखो, ये तुम्हारा सवाल भी बहुत अच्छा है। इसके लिए जो ऑर्डर 3 है उसके नियम 3 से लेकर 6 तक में कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं। जो रूल 3 है, रूल 6 है, उसमें इसमें बारे में प्रोविजन किए हुए हैं। और ये कहा गया है कि रूल 3 ये कहता है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर समन की सर्विस करवाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर उस पार्टी ने अपना रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिक्लेयर किया है और कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे रखी है कि ये व्यक्ति मेरा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा, तो वो पार्टी तो बाहर रहती है, उस पर तो तामील बड़ी मुश्किल होगी। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जब उसकी तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहा है तो समन की सर्विस भी उस पर कराई जा सकती है, इसमें भी कोई बात नहीं है। ठीक है। और इसी तरह जो रूल 6 है वो भी ये बात करता है कि कोई और एजेंट इस बारे में
पार्टी डिक्लेयर करती है, पार्टी कोर्ट में एक रिटर्न लेटर पेश करती है कि सर्विस इस मामले में किस पर कराई जा सकती है। इसके लिए उसको एक अपना एजेंट बताना पड़ता है कि ये मेरा एजेंट होगा, इस पर इस दावे से संबंधित कोई भी समन वगैरह सर्विस करवानी हो, समन की तामील करवानी हो तो इस व्यक्ति पर करवाई जा सकती है। तो इस तरह का एक एजेंट भी वो डिक्लेयर करा सकती है। ये जो एजेंट है ये उस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से अलग होगा जो सूट से संबंधित बाकी काम करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इस एजेंट का काम केवल सर्विस की समन की सर्विस प्राप्त करना ही रहेगा, यानी समन लेना ही इस एजेंट का काम रहेगा। तो ये रूल 6 में बताया गया है। इसी तरह प्लीडर पर भी ये समन की सर्विस करवाई जा सकती है। इस बारे में जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न रूल 5 में दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी ने कोई एडवोकेट अगर इंगेज कर रखा है तो फिर वो अपनी उस पार्टी के जो समन वगैरह हैं वो उस पर तामील करवाए जा सकते हैं, उनके प्लीडर पर करवाए जा सकते हैं। अच्छा सर, ये बात हो गई। तो लेकिन जैसे मुझे अपना प्लीडर अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि कोई भी पार्टी चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो उसको कोई वकील करना है तो वो वकील किस तरह कर सकती है। ये जो ऑर्डर 3 है इस ऑर्डर के बारे में ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके बारे में भी ऑर्डर 3 में प्रोविज़न किए हुए हैं। ये प्रोविज़न रूल 4 में दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी अगर कोई प्लीडर अपॉइंट करना चाहती है, कोई वकील अपॉइंट करना चाहती है तो उसके लिए उस वकील से लिखित एग्रीमेंट करना होगा और लिखित एग्रीमेंट के जरिए ही वो अपॉइंट कर सकती है। और इसके लिए जो न्यायालयों में व्यवस्था की गई है वो है वकालतनामे की व्यवस्था। वकालतनामा एक प्रिंटेड पेपर होता है, उसमें वकील अपॉइंट करने की सारी शर्तें लिखी जाती हैं। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें वकील भी अपने हस्ताक्षर करता है और दूसरी तरफ से उसमें पार्टी भी हस्ताक्षर करती है और पार्टी उसमें ये लिखती है कि मैं इन XXY एडवोकेट को अपना इस मुकदमे में, इस पर्टिकुलर मुकदमे में पैरवी करने के लिए वकील अपॉइंट करता हूँ और वो मेरी तरफ से समन भी ले सकते हैं, वो मेरी तरफ से बहस कर सकते हैं, वो मेरी तरफ से किसी राजीनामे में हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर मामले में सारे काम करने के लिए अधिकृत होंगे। तो इस तरह से वो उन वकील साहब को अपना एक तरह से अथोराइज एजेंट डिक्लेयर करती है कि मेरी तरफ से ये वकील साहब पैरवी करने के लिए पूर्णतः सशक्त हैं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है उस वकील साहब में और उस पार्टी के बीच में, और इस तरह वो जो पार्टी है वो एक तरह से कंज्यूमर के रूप में आ जाती है और वो उन वकील साहब से उनकी सर्विसेज को हायर करती है। तो दोनों तरफ से, दोनों जो लोग हैं, जो पार्टी है जो वकील इंगेज करना चाहती है और जो एडवोकेट हैं, दोनों को ही उस वकालतनामे पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। बिना सिग्नेचर के उस वकालतनामे की कोई जो लीगल वैल्यू है वो नहीं रहती है और फिर ये वकालतनामा कोर्ट में पेश किया जाता है और इस वकालतनामे को पेश करने के बाद वो वकील साहब उस पार्टी की तरफ से कोर्ट में पैरवी करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ऑर्डर नंबर 3 है, ये इसमें बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन ये जो बातें इसमें बताई गई हैं ये किसी भी लॉ के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि हम अगर किसी वकील को हायर करते हैं या कुछ और काम पार्टी करती हैं तो वो किस किस प्रोविज़न में कर सकती हैं। कई बार ये आता है कि कोई भी पार्टी क्या कोर्ट में जाकर अपने मामले की पैरवी कर सकती है। तो ये ऑर्डर 3 का रूल नंबर 1 आपको बता रहा है कि सबसे पहले तो कोर्ट में पैरवी करने का अधिकार उस पार्टी को ही होता है। जो वकील साहब होते हैं उसको तो वो पार्टी अपनी तरफ से पैरवी करने के राइट प्रदान करती है एग्रीमेंट करके, और वो पार्टी उन वकील साहब से पैरवी करने का अधिकार कभी भी छीन सकती है। तो इसलिए
जो वकील साहब हैं वो तो केवल उसके एक तरह से एथोराइज एजेंट होते हैं कोर्ट में पैरवी करने के लिए। उनकी सर्विसेज, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, लॉ के ज्ञाता हैं, इसलिए उनकी सर्विसेज वो पार्टी ले रही है। लेकिन जो सबसे पहला राइट है कोर्ट में पैरवी करने का, वो उस पक्षकार का ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर इस बातचीत के थ्रू आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।